हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चेनमू अपनी डिवाइन आईसाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी हद तक जायंट एप के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसे वहां पे हराने के बाद वो जायंट एप को अपनी गाइडिंग टेक्निक के साथ साथ अपनी हीलिंग टेक्निक के बारे में भी सिखा देता है और उसे बाद में मिलने का कहकर वापस अपने डिसेबल गाँव में आके आता और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डिसेबल गाँव का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ चेनमू को वापस आते हुए रात हो चुकी थी, जहाँ चेनमू अपनी एक डायरी के अंदर जायंट एप के बारे में ही लिख रहा था। वो अपनी डायरी में लिखता है कि जायंट एप मेरी सिखाई हुई टेक्निक्स को बहुत ही जल्दी सीख रहा है। आज तो उसने एक ही दिन में मेरी दो टेक्निक्स को सीख लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जायंट एप तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और उसके ऊपर मेरी डिवाइन आईसाइट टेक्निक का भी कोई असर नहीं होगा, यानी कि वो एक बार फिर से मुझसे ताकतवर बन जाएगा। मुझे अब उस जायंट एप को हराने का कोई नया रास्ता तलाश करना होगा। और यही सब सोचते हुए चेनमू वहाँ पे सो गया था, जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेनमू गाँव के मुखिया के साथ बैठा हुआ था और वो उसे डाशु कॉन्टिनेंट के बारे में काफी कुछ बता रहे थे, जबकि चेनमू का तो अभी तक भी सारा ध्यान जायंट एप के ऊपर ही टिका हुआ था। वो जायंट एप को बार बार खुद के साथ कंपेयर कर रहा था। हालांकि अभी के लिए तो चेनमू जायंट एप से एक पॉइंट आगे था, पर जायंट एप बहुत ही जल्द उससे आगे निकल जाने वाला था और यही बात चेनमू को वहाँ पे परेशान कर रही थी। इसलिए चेनमू अपने मन ही मन में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहता है, अगर मुझे उस जायंट एप से ऊपर रहना है तो मुझे अपनी डिवाइन हेगेमोनिक बॉडी की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, ताकि मैं फ्यूचर में भी उस जायंट एप का मुकाबला कर सकूं। और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूं। और अभी चेनमू वहाँ पे बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके सभी ग्रैंडपा भी उसकी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे उसके पास पहुंच चुके थे, जिन्हें देखते हुए चेनमू भी वहाँ पे एक्साइटेड होकर कहता है कि आप सभी यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हैं। अब मैं अपनी आगे की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करना चाहता हूँ। और ये कहकर चेनमू सबसे पहले ब्लेंड ग्रैंडपा के साथ मिलकर अपनी बैम्बू स्टिक वाली ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करता है। हालांकि ब्लेंड ग्रैंडपा अपनी बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए चेनमू के ऊपर भारी पड़ रहे थे, पर आज चेनमू भी बहुत ही पुरजोश तरीके के साथ उनके सभी हमलों को डोज करते हुए उन्हें वहाँ पे टक्कर दे रहा था। और तभी अचानक से ग्रैंडपा टूजी भी वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए बीच में आ जाते हैं, जहाँ वो अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए चेनमू के साथ फाइट करते हुए उसकी ट्रेनिंग करवाने लगे थे। और अचानक से ग्रैंडपा टूजी ने उसे वहाँ पे किक मारते हुए सीधा वहाँ पे नीचे गिरा दिया था, जहाँ चेनमू सीधा नीचे ग्रैंडपा माँ के सामने आके गिरता है, जहाँ ग्रैंडपा माँ के साथ वो अपनी थंडर फिस्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा था। और जैसे जैसे चेनमू वहाँ पे ग्रैंडपा माँ के साथ टकरा रहा था, तो हम देखते हैं कि उनके आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर एनर्जी रिलीज हो रही थी। पर हम देखते हैं कि चेनमू ग्रैंडपा माँ को भी बराबरी की टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, पर अभी बेचारा चेनमू वहाँ पे ग्रैंडमा के साथ प्रैक्टिस कर ही रहा था। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है ग्रैंडपा टूजी की, जिन्होंने आते साथ ही वहाँ पे चेनमू के ऊपर कोई भी रैप ना दिखाते हुए अपने फायर डैगर का इस्तेमाल करते हुए चेनमू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर अब चेनमू पहले वाला कमजोर चेनमू नहीं रहा था, बल्कि अब वो ग्रैंडपा टूजी के हमलों को डोज करने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रेन कर चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि चेनमू वहाँ पे ग्रैंडपा टूजी के इतने ज्यादा खतरनाक हमलों को भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ डोज कर रहा था। और इसी तरह अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए वो ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा के पास आ चुका था, जहाँ वो उसे रिफाइनिंग के मेथड सिखाते हुए चेनमू को अपनी डिवाइन आईसाइट टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, ताकि चेनमू वहाँ पे आइस एंड फायर की एनर्जी को भी अच्छी तरह से महसूस कर सके। और ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा के कहने पर चेनमू भी अपनी डिवाइन आईसाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोसेस को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जहाँ सबसे पहले वो अपना सारा ध्यान फायर एनर्जी के ऊपर लगा देता है, जहाँ हम देखते हैं कि चेनमू उस फायर के अंदर बह रही एनर्जी को बहुत ही गौर से देख पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ पे उस फायर एनर्जी को देख रहा था, उसके ऊपर फायर एनर्जी का और प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा था। और अचानक से चेनमू के सामने वहाँ पे एक फायर बर्ड की स्पिरिट अपीयर होती है, जिसकी एनर्जी सीधा वहाँ पे चेनमू की अवेकन हो चुकी हेगेमोनिक डिवाइन बॉडी के अंदर चली जाती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे वो स्पिरिचुअल फायर वहाँ पे चेनमू की हेगेमोनिक डिवाइन बॉडी को भी हर्ट करने लगी थी, जिसका असर अब वहाँ पे धीरे धीरे चेनमू की रियल बॉडी के ऊपर भी हो रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेनमू को वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। इसलिए चेनमू दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा से कहता है, प्लीज ग्रैंडपा मुझे बचा लीजिए, वरना ये आग मुझे यहाँ पे जला कर राख कर देगी। अब चेनमू का ये चिल्लाना सुनकर ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा भी जल्दी से एक बड़ा सा पानी का टप उठाकर सीधा उसे वहाँ पे चेनमू के ऊपर डालने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो पानी वहाँ पे चेनमू के ऊपर डाल पाते उससे पहले गाँव के मुखिया ने वहाँ पे आते हुए उन्हें वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि बेचारा चेनमू दर्द के मारे वहाँ पे तड़पते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जो देखकर गाँव के मुखिया वहाँ पे चेनमू को शांत करवाते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपनी इस तकलीफ को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें वाटर एट्रीब्यूट की तरह इस फायर को भी कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम ऐसा समझो कि ये फायर भी उस वाटर की तरह तुम्हारी बॉडी का ही एक हिस्सा है और इसे जितना ज्यादा हो सके कंट्रोल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करो। अब गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेनमू ने भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे चेनमू वहाँ पे खुद को शांत करते हुए उस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि चेनमू की डिवाइन हेगेमोनिक बॉडी ने वहाँ पे उस स्पिरिचुअल फायर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था।
और ऐसा होते ही चैनमू को अपनी बॉडी के अंदर हो रही तकलीफ भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और देखते ही देखते चैनमू की डिवाइन हेगेमोनिक बॉडी ने वहां पे उस पूरी की पूरी स्पिरिचुअल फायर को ही निकल लिया था, जिसके चलते अब चैनमू भी वहां पे पूरी तरह से शांत हो चुका था और उसी के साथ साथ उसके अंदर एक नई एबिलिटी भी आ चुकी थी। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। उसके सभी ग्रैंडपा जो कि उसे वहां पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो चैनमू को वहां पे शांत होते हुए देखकर उससे कहते हैं कि तुम भले ही वाटर को कंट्रोल तो कर सकते हो, लेकिन अभी तक भी वो तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा नहीं बना, इसलिए तुम अपनी डिवाइन आईसाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वाटर के अंदर मौजूद बह रही एनर्जी को देखने की कोशिश करो। अब अपनी ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैनमू वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है और देखते ही देखते चैनमू ने वहाँ पे वाटर के अंदर मौजूद बह रही एनर्जी को महसूस करते हुए उसे भी वहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था और स्पिरिचुअल फायर की ही तरह उसकी हेगेमोनिक डिवाइन बॉडी ने वाटर एनर्जी को भी निकलना शुरू कर दिया था, जो कि अब एक स्पिरिचुअल स्नेक के रूप में उसकी हेगेमोनिक डिवाइन बॉडी का एक हिस्सा बन चुका था, जिसे देखते हुए चैनमू की डिवाइन हेगेमोनिक बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसे तो जैसे उस स्पिरिचुअल स्नेक के रूप में एक दोस्त ही मिल गया था। वो वहाँ पे उस स्पिरिचुअल स्नेक के साथ ही खेलते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और इस तरह चैनमू एक ही दिन में दो एट्रीब्यूट की पावर्स को हासिल कर चुका था। इवन अब तो चैनमू पानी की छोटी सी छोटी बूंद को भी कंट्रोल करते हुए उसे भी वहाँ पे काट सकता था। खैर ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा से होते हुए चैनमू अल्केमिक ग्रैंडपा के पास आ चुका था, जहाँ पे आते साथ ही चैनमू ने अल्केमिक ग्रैंडपा को अपनी दोनों एट्रीब्यूट वाली पावर्स के बारे में भी बता दिया था। चैनमू की ये बात सुनकर अल्केमिक ग्रैंडपा भी थोड़ा हैरान होकर वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को कैसे ऑब्जर्व कर लिया। जिसपे चैनमू वहाँ पे स्माइल करते हुए ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा की तरफ देखने लगा था, क्योंकि ये सारा कमाल तो उन्हीं का ही था। जबकि चैनमू को वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए पाकर ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। वहीं गांव के मुखिया भी स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं, वैसे तो मैं डिसेबल गांव के अंदर मौजूद रहने वाले हर एक इंसान को जानता हूँ सिवाय इस म्यूट के, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ से आया है और ना ही किसी को इसके ओरिजिन के बारे में कुछ पता है। हालांकि मैं तो ये भी नहीं जानता था कि इसके अंदर ऐसी कमाल की एबिलिटी है जिसके चलते इसने चैनमू को सिर्फ एक ही दिन में दो एट्रीब्यूट की पावर्स को कंट्रोल करना सिखा दिया। हालांकि म्यूट की जीभ को काट दिया गया था और वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चैनमू के साथ काफी गहरा बॉन्ड है और कुछ भी ना बोलने के बावजूद भी वो हमें सब कुछ इशारों में ही समझा देता है। ये वाकई एक बहुत ही ज्यादा कमाल का इंसान है। इवन अब गांव के मुखिया को तो वहाँ पे ऐसा भी लग रहा था कि शायद मेरे बाद इस गांव में जो सेकंड मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर है वो कोई और नहीं बल्कि म्यूट ही है। अब गांव के मुखिया की ये सारी बातें सुनकर ग्रैंडपा माँ वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो यहाँ पे इस बात की हो रही है कि हम सभी ने मिलकर चैनमू को अब कम से कम इस काबिल तो बना दिया है कि अब वो हमारे बगैर यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। अगर हम कल को मर भी जाते हैं तो वो अब खुद अकेले ही अपना ध्यान रख सकता है। अब ग्रैंडपा माँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा स्पीड भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इवन उनकी आंखों से तो वहाँ पे आंसू तक भी निकलने लगे थे और वो वहाँ पे रोते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहते हैं, शुक्र है वो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये नजारा देखकर तो वो हम सभी से ज्यादा इमोशनल हो जाती और अपने साथ साथ बाकी सभी को भी रुला देती। असल में ग्रैंड माशिया सिटी गई हुई थी चैनमू की लाई हुए उस सारे कबाड़ को बेचने के लिए और इसी बीच हमें ग्रैंड माशिया को भी दिखाया जाता है जो कि सारे सामान को बेचते हुए वापस डिसेबल गांव की तरफ आ रही थी। जबकि इसी बीच ब्लैंड ग्रैंडपा वहाँ पे माहौल को हल्का बनाने के लिए कहते हैं कि शुक्र है वो बुढ़िया यहाँ पे नहीं है, वरना उसने तो यहाँ पे आंसू की बाढ़ ही लगा देनी थी और अब क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे खुलकर हंस भी सकते हैं। ओ चैनमू, क्या तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा कमाल की बात क्या है? अब तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। अपने ब्लैंड ग्रैंडपा की ये बात सुनकर चैनमू भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ ऐसा मुझे महसूस तो हो रहा है। और ये कहकर चैनमू ने अचानक से ही अपने ग्रैंडपा डोजी वाली नाइफ को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर ग्रैंडपा डोजी भी एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर हवा में उछाल देते हैं, जिसे चैनमू ने दूर से ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके कंट्रोल करते हुए अपनी नाइफ को वहाँ पे उस लकड़ी के टुकड़े की तरफ ही थ्रो कर दिया था, जो कि एक एनर्जी बीम की तरह सीधा आगे बढ़ते हुए उस लकड़ी के टुकड़े को बीचों बीच काटते हुए सीधा वहाँ पे उस घर से भी बाहर चला गया था। और चैनमू की उस गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर तो उसके सभी ग्रैंडपा की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी, लेकिन उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी और वो सभी वहाँ पे चैनमू की स्पिरिचुअल एनर्जी की तारीफ करते हुए कहने लगे थे कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जो कि फ्यूचर में तुम्हें आगे चलकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देने वाली है। और चैनमू की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थिक थी कि वो सभी उसे वहाँ पे छू छू कर भी देख पा रहे थे। और तभी अल्केमिक ग्रैंडपा वहाँ पे चैनमू के पास आकर उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, अभी तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी अच्छी तरह से कंट्रोल करना होगा। देखो अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का सिल्क कितना ज्यादा मोटा है और जितना ज्यादा मोटा सिल्क होता है वो उतनी ही ज्यादा हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसलिए तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी ज्यादा रिफाइन करते हुए थिन करना होगा, ताकि अगर तुम्हारी किसी के साथ फाइट हो जाती है तो तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा देर तक उसके सामने टिके रह सको। और अपने अल्केमिक ग्रैंडपा की सारी बातों को समझते हुए चैनमू भी हमें अपना सर हिला देता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम गाँव के मुखिया और अल्केमिक ग्रैंडपा को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस
दिखाई दे रहे थे और अचानक ही अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे शिकायत भरे लहजे में गांव के मुखिया से कहते हैं, आज तक मैंने इस दुनिया में आपसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप किसी की नहीं देखी। आप जैसे मान स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स हजारों लाखों साल बाद पैदा होते हैं, तो इस सब के बावजूद भी आप अपनी ये स्वॉर्डमैनशिप चेनमू को क्यों नहीं सिखा रहे? हम सभी भी तो धीरे धीरे जितना ज्यादा हो सके अपनी अपनी स्किल्स को चेनमू में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक आप बस उसे ज्ञान ही दे रहे हैं। उसके अलावा अभी तक आपने उसे कुछ भी नहीं दिया। आखिर इसकी क्या वजह है? जिसपे गांव के मुखिया भी वहाँ पे सीरियस होकर अल्केमी ग्रैंडपा को जवाब देते हुए बताते हैं कि मुझे भी चेनमू को अपनी स्वॉर्डमैनशिप सिखाने में कोई परेशानी नहीं है, पर चेनमू अभी तक उस काबिल ही नहीं हो पाया कि मैं उसे अपनी स्वॉर्डमैनशिप सिखा सकूं। जब वो इस काबिल हो जाएगा तब उसे मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप जरूर से सिखा दूंगा। और वैसे भी जब से मेरे हाथ और पांव कटे हैं तब से लेकर अब तक मैं सिडाशु कॉन्टिनेंट में ही रहते हुए आ रहा हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे समय चेंज होने वाला है। और ये कहते हुए गांव के मुखिया वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जो देखकर अल्केमी ग्रैंडपा उन्हें वहाँ पे चाय साफ करते हुए कहते हैं, आखिर आपके साथ हुआ क्या था? आपके हाथ और पाँव कैसे कटे थे? प्लीज आज मुझे सब कुछ बता दीजिए। जिसपे गांव के मुखिया भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, मेरे हाथों और पैरों को सोड का ही इस्तेमाल करते हुए काटा गया था। वही सोड जिसे मैं अपनी बॉडी के एक हिस्सा मानता था, उसी की मदद से ही मेरी बॉडी के हिस्सों को काट दिया गया था। और इसी बीच हमें गाँव की मुखिया की उस महान सोड को भी दिखाया जाता है जिसे चेन्स की मदद से वहाँ पे बांध के रखा गया था। वहीं गाँव के मुखिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आपके पास जितनी बड़ी पावर होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है, और मैं अभी नहीं चाहता कि चेनमू मेरी स्वॉर्डमैनशिप को सीखते हुए मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाए। और वैसे भी अभी तक चेनमू इतने ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया कि वो मेरी इस जिम्मेदारी को संभाल सके, पर जिस दिन चेनमू इस काबिल हो जाएगा तब उसे मैं खुद ही अपनी ये जिम्मेदारी सौंप दूंगा। अब गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे उनकी सोड को बहुत ही गौर से देखते हुए उनसे कहते हैं, वो सर तो ठीक है, लेकिन एक न एक दिन तो चेनमू इस डाशु कॉन्टिनेंट से बाहर जाएगा ही, और जिस दिन वो बाहर जाएगा उसे धीरे धीरे हम सभी की सच्चाई के बारे में भी पता चलने लगेगा कि हम सभी लोग यहाँ पे इस तरह से डाशु कॉन्टिनेंट में छुपकर क्यों रह रहे हैं, और हम सभी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते हम सभी लोग इस तरह से डिसेबल हो गए। मुझे डर है कि जब चेनमू को हमारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चेनमू को ही देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ जंगल में भाग रहा था और उसका पीछा कर रहा था जाइंट एप। असल में वो दोनों ही आपस में रेस लगा रहे थे कि किसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज है, पर चेनमू तो अपनी स्पिरिचुअल फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चुका था, जिसके चलते अब जाइंट एप भी वहाँ पे उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्योंकि जाइंट एप की लर्निंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा कमाल की थी, तो इसलिए हम देखते हैं कि जाइंट एप भी वहाँ पे बहुत ही जल्दी चेनमू की उस नई टेक्निक को भी सीख चुका था, जिसके चलते अब जाइंट एप भी वहाँ पे चेनमू की तरफ वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ भागने लगा था। और अब कभी चेनमू आगे होता तो कभी जाइंट एप, जो देखकर चेनमू वहाँ पे स्माइल करते हुए जाइंट एप से कहता है, बहुत अच्छे, तुम बाकी की टेक्निक्स की तरह इसे भी बहुत ही जल्दी सीख गए, पर अब रुकना मत, हम दोनों को यहाँ पे इसी तरह से भागते रहना है और इसी तरह से भागते हुए अपने आगे की प्रैक्टिस को भी करते रहेंगे। जिसके लिए जाइंट एप भी वहाँ पे मान गया था। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे इसी तरह से भागते हुए जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ चुके थे, जहाँ पे काफी सारे जंगली जानवर मौजूद थे, जो कि सभी वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ और सुकून के साथ रह रहे थे। लेकिन चेनमू वहाँ पे इतनी स्पीड के साथ गुजरता है कि उसने वहाँ पे उन सभी की शांति को भी तोड़ दिया था। इवन बेचारी एक छोटी गिलहरी जो कि पेड़ के ऊपर मजे से अपने फ्रूट खा रही थी, वो भी पेड़ से लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगती है। पर चेनमू के पीछे पीछे आ रहे जाइंट एप ने वहाँ पे उस गिलहरी को पकड़ते हुए उसे वहाँ पे नीचे गिरने से बचा लिया था, क्योंकि वो जंगल का गार्डियन जो था और अपने लोगों की रक्षा करना तो उसकी जिम्मेदारी ही थी। और उस गिलहरी को बचाते हुए जाइंट एप वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जबकि बेचारी उस गिलहरी ने तो डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। जो देखकर जाइंट एप वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, लिटिल गिलहरी डरो माते, देखो मैंने तुम्हें नीचे गिरने से बचा लिया। और जब वो लिटिल गिलहरी भी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो भी खुद को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जो देखकर जाइंट एप ने भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे नीचे जमीन पे छोड़ दिया था। इसे कहते हैं एक रियल गार्डियन। तभी तो जंगल के सभी जानवर उसे अपना गार्डियन यानी किंग मानते थे। इसी के चलते आज तक जाइंट एप ने किसी भी अनजान पर्सन को उस जंगल के अंदर घुसने नहीं दिया था, और इसी के चलते ही तो जंगल में इतनी ज्यादा शांति थी, यानी कि उस जाइंट एप ने उन सभी जंगली जानवरों को हर एक खतरे से बचा रखा था। जो जानकर तो चेनमू के दिल में उस जाइंट एप के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जबकि वो दोनों वहाँ पे इसी रफ्तार के साथ भागते हुए जंगल के आखिरी कोने में आ चुके थे, जहाँ पे आते साथ ही जाइंट एप इशारे के साथ चेनमू को एक जगह दिखाते हुए कहता है कि यही है वो जगह जहाँ पे मैं रात गुजारता हूँ। असल में वो जगह भी एक रूस की तरह ही दिखाई दे रही थी, जहाँ तक सिर्फ जाइंट एप ही पहुँच सकता था। और जैसे ही चेनमू को वहाँ पे उस जगह के बारे में पता चलता है तो चेनमू भी वहाँ पे जंप करता हुआ उसी जगह पे आ गया था। और जैसे जैसे चेनमू वहाँ पे उस जगह के करीब जा रहा था, चेनमू को वहाँ पे काफी ज्यादा मैजेस्टिक एनर्जी फील हो रही थी, जिसे फील करके तो चेनमू वहाँ पे उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। क्योंकि जब जब चेनमू किसी एंशिएंट रूइंस के अंदर जाता था तो उसे कोई ना कोई नया ट्रायल या पावर मिला करती थी। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चेनमू वहाँ पे उस एंशिएंट रूइंस के
इंट्रेंस गेट पे पहुंच चुका था और उसे वहाँ पे इंट्रेंस गेट के पास दो स्टोन स्टैचूज दिखाई देते हैं जो कि बाकी सभी स्टोन स्टैचू से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहे थे। इसलिए चैनमू उन्हें वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए खुद से ही कहता है, क्या ये स्टोन स्टैचूज भी किसी गॉड का रीइंकार्नेशन है या फिर ये कुछ और ही है। और चैनमू इसके बारे में पता लगाने के लिए उस स्टोन स्टैचू को वहाँ पे छू छू कर देखने लगा था कि ये वाकई किसी गॉड का स्टोन स्टैचू है या कोई आम स्टैचू है। लेकिन जब चैनमू को वहाँ पे इस तरह से छूने से पता नहीं चलता तो वो वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। और जैसे ही चैनमू अपनी डिवाइन आई साइट को एक्टिवेट करके उस स्टोन स्टैचू को देखता है तो उसे वहाँ पे स्टोन स्टैचू के बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बीस्ट गॉड दिखाई देने लगा था, जिसकी एनर्जी को महसूस करके तो चैनमू भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन से गॉड की स्पिरिट है जिसके पास अभी तक भी इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और ऊपर से ये स्पिरिट तो उसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही थी, जबकि उसके ग्रैंडपास ने तो उसे सिर्फ 4 स्पिरिट्स के बारे में बताया था। और यही सब सोचते हुए चैनमू वहाँ पे उस बीस्ट गॉड की स्पिरिट को बाकियों की 4 स्पिरिट्स के साथ कंपेयर करने लगा था, लेकिन उस बीस्ट गॉड की स्पिरिट उसे कहीं से भी बाकी की 4 स्पिरिट्स की तरह नहीं लग रही थी। और यही बात चैनमू को वहाँ पे परेशान भी कर रही थी, क्योंकि चैनमू ने आज से पहले ऐसे किसी भी बीस्ट गॉड की स्पिरिट के बारे में नहीं सुना था। और चैनमू वहाँ पे अपना ही दिमाग दौड़ाते हुए खुद से ही कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई एंशिएंट जगह हो और ये भी हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पे 4 स्पिरिट गॉड से भी ज्यादा गॉड्स पाए जाते हो और ये उन्हीं में से किसी एक गॉड की स्पिरिट हो। पर अभी चैनमू वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी जायंट एप अंदर से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम बाहर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, आओ मैं तुम्हें अपने इस घर को अंदर से दिखाता हूँ। अब जायंट एप की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैनमू भी उस जायंट एप के पीछे पीछे उस घर के अंदर चला गया था। और जैसे जैसे चैनमू वहाँ पे उस घर के अंदर जा रहा था चैनमू को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जरूर ये घर एंशिएंट समय में किसी का मेंशन रहा होगा। जबकि जायंट एप भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए चैनमू से कहता है, क्योंकि तुम्हारा साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है तो तुम इस जगह को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जायंट एप की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैनमू भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उस मेंशन के अंदर आ गया था, जहाँ आते साथ ही उसे अपनी लेफ्ट वाली दीवार के ऊपर एक डिवाइन बॉडी को प्रैक्टिस करने वाला चार्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर चैनमू वहाँ पे एक्साइटेड होकर जायंट एप से सवाल करते हुए पूछता है, और तो तुम मुझे यहाँ पे ये डिवाइन बॉडी वाली टेक्निक दिखाना चाहते थे। लेकिन चैनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट एप को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चैनमू आखिर वहाँ पे उसे क्या कहना चाह रहा है, इसलिए वो अपना सर खो जाते हुए वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। जो देखकर चैनमू भी वहाँ पे समझ जाता है कि जायंट एप को उस डिवाइन बॉडी टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए चैनमू खुद ही वहाँ पे उस दीवार को बहुत ही गौर से देखते हुए उस टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगा था। और जैसे जैसे चैनमू उस टेक्निक को आगे बढ़ते हुए देख रहा था चैनमू को वो टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही थी, इसलिए चैनमू जल्दी से अपनी डायरी को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे नोट करने लगा था, ताकि वो वापस अपने गाँव जाकर उस टेक्निक को समझते हुए उसे प्रैक्टिस कर सके। और उस टेक्निक को नोट करने के बाद चैनमू वहाँ पे आगे बढ़ गया था, जहाँ पे उसे एक पल के लिए डार्क एनर्जी का भी एहसास होता है, जिसे महसूस करके चैनमू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था ये जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस निकलेगी, आखिर ये किस तरह की अजीब सी जगह है। जबकि जैसे जैसे चैनमू वहाँ पे आगे बढ़ रहा था उसे वहाँ पे और भी काफी ज्यादा टेक्निक्स देखने को मिल रही थी, जिन्हें चैनमू भी एक एक करके अपनी डायरी में नोट करता जा रहा था, क्योंकि चैनमू को वो सभी की सभी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खास लग रही थी। हालांकि उनमें से काफी सारी टेक्निक्स तो इनकम्प्लीट थी, पर उन्हें देखते हुए चैनमू वहाँ पे इतना तो समझ चुका था कि ये कोई आम टेक्निक्स नहीं है, और अगर चैनमू कुछ करके उन्हें सीख लेता है तो चैनमू की पास बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती थी। इसलिए चैनमू अपने मन ही मन में फैसला लेते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो इन एंशिएंट टेक्निक्स को सीख के रहेगा। पर अभी चैनमू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए जब चैनमू वहाँ पे उस जगह पे पहुंचता है तो अचानक से उस जगह से काफी सारे बैट्स निकल कर बाहर आते हैं, जिन्होंने एक पल के लिए तो चैनमू को भी वहाँ पे डरा दिया था। पर इसके बाद ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ का पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा चेंज होने लगता है। वहाँ पे रखी हुई मोमबत्तियां खुद ब खुद ही वहाँ पे जलने लगी थी और बाहर आसमान में भी बहुत ही अजीब तरीके के साथ काले बादल छाने लगे थे, जिसके चलते वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था। जो देखकर चैनमू ने भी वहाँ पे एक मशाल को जला लिया था और मशाल को जलाने के बाद वो उसी सामने वाली दीवार को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जहाँ पे उस दीवार के ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और वो लैंग्वेज उसे डेफ ग्रैंडपा ने पहले से ही सिखा रखी थी। इसलिए चैनमू वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उन सभी शब्दों को पढ़ पा रहा था। और जब चैनमू वहाँ पे उन वर्ड्स को गौर से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि असल में तो इस दीवार के ऊपर दाशु कॉन्टिनेंट का ही नक्शा बनाया गया था, लेकिन उसे दाशु कॉन्टिनेंट के नक्शे में अपना डिसेबल विलेज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे ढूंढने के लिए चैनमू जायंट एप को उसे वहाँ पे ऊपर उठाने के लिए कहता है। और जब वो जायंट एप चैनमू को ऊपर उठाता है तो चैनमू को दाशु कॉन्टिनेंट के ऊपर एक ड्रैगन किंग दिखाई देता है, जिसे योंगजियान किंग के नाम से भी जाना जाता था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे उस नक्शे के ऊपर एक और जगह पे CI ड्रैगन किंग के बारे में भी लिखा गया था, जिनके बारे में आज तक चैनमू ने कभी भी नहीं सुना था। इसलिए वो वहाँ पे सोचते हुए खुद से ही कहता है ये ड्रैगन किंग्स कौन है और आज तक मेरे सभी ग्रैंड पास ने भला मुझे इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया। और ऊपर से चैनमू उस नक्शे को देखकर
हैरान होते हुए कहता है, और जहाँ पे ये ड्रैगन बनाया गया है ये तो वही जगह है जहाँ पे मेरी ग्रैंड माँ शिया सामान बेचने के लिए जाती हैं। लेकिन आज तक मैंने तो डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी ड्रैगन टेम्पल को नहीं देखा। चेनमू की ये बात सुनकर जाइंट एप भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है, वैसे तो मैं भी पूरा डाशु कॉन्टिनेंट घूम चुका हूँ और आज तक मैंने भी यहाँ पे किसी ड्रैगन टेम्पल को नहीं देखा। जिसपे चेनमू वहाँ पे उस नक्शे को देखते हुए जाइंट एप से कहता है, लेकिन इस नक्शे के मुताबिक तो डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे ड्रैगन टेम्पल्स मौजूद हैं। और इसी तरह वहाँ पे उस नक्शे को देखते हुए उसे लॉर्ड ज़ेन का भी टेम्पल दिखाई देता है जहाँ पे उस डिमोनिक लेडी को ट्रैप करके रखा गया था। और इसी तरह से वहाँ पे तलाश करते हुए उसे एंशिएंट गॉडेस वाला टेम्पल भी दिखाई देता है जहाँ पे पहली बार चेनमू ने डिमोनिक एनर्जी और डिवाइन एनर्जी को आपस में लड़ते हुए देखा था और उसी को याद करते हुए उसे अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब भी किया था। और ये सब देखते हुए अचानक से चेनमू को वहाँ पे कुछ याद आता है और वो जाइंट एप को बताता है कि एक बार मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे बताया था कि जब डाशु कॉन्टिनेंट में वो खतरनाक तबाही नहीं आई थी तो डाशु कॉन्टिनेंट गॉड ऑफ किंगडम के नाम से जाना जाता था और इस जगह को दुनिया का हेवन भी कहा जाता था। लेकिन जब वो तबाही आई और यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया तो तब उसके बाद इस जगह का नाम डाशु कॉन्टिनेंट पड़ा, जिसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शराबित जगह माना जाता है। जबकि इस मैप को देखते हुए तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये तबाही से पहले आने वाले डाशु कॉन्टिनेंट का मैप है, यानी गॉड ऑफ किंगडम का मैप है। अब तो सब कुछ यहाँ पे एंशिएंट वर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन पहले तो ये जगह इस दुनिया का हेवन हुआ करता था। तभी तो इस मैप के ऊपर इतनी ज्यादा कमाल की जगहों के बारे में जिक्र किया गया है जिनके बारे में तो आज तक हमने कभी भी नहीं सुना। और चेनमू का ये कहना बिल्कुल ठीक भी था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड माँ शिया को देखते हैं जो कि सिटी से वापस अपने डिसेबल गांव में आ चुकी थी, जहां वो वापस आते साथ ही सीधा गांव के मुखिया से मिलने के लिए जाती है और उनसे मिलते हुए उन्हें वहां पे सीरियस होकर बताती है कि जब मैं जियांगलोंग जा रही थी तो मुझे रास्ते में ऐसे कुछ खतरनाक लोग दिखाई दिए थे जो कि आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन सकते हैं। और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि जियांगलोंग सिटी के अंदर मैंने सिपाहियों की एक टुकड़ी को भी देखा था और वो सभी सिपाही कोई आम सिपाही नहीं थे, बल्कि सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर दिखाई दे रहे थे। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो उनका लीडर था और जहाँ तक मेरा अंदाजा है उन्हें ली जियांग ने अपना बदला लेने के लिए भेजा होगा। जिसपे गांव के मुखिया नाम में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ली जियांग इतना जल्दी अपना बदला लेने के लिए इतना सब कुछ करेगा। और अगर वो लोग वाकई ली जियांग के भेजे हुए लोग थे तो वाकई हमारी तरफ बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। पर मुझे यहाँ पे अपनी कोई भी परवाह नहीं है, मुझे चिंता तो यहाँ पे चेनमू की हो रही है। मैं नहीं चाहता कि चेनमू का गलती से भी उन लोगों के साथ सामना हो। अब गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे उनसे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, चेनमू की जाइंट एप के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है और वो उस जाइंट एप के साथ प्रैक्टिस करते हुए यहाँ से बहुत ही दूर निकल चुका है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि आज रात वो वापस आ पाएगा। अब अल्केमी ग्रैंडपा की ये बात सुनकर ग्रैंड माँ शिया वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए कहती हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब तक चेनमू वापस नहीं आ जाता तब तक हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उन लोगों को खत्म कर सकते हैं। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि अचानक से ग्रैंड माँ शिया ने अपना डेडली और अभी वहाँ पे रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।